हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी टॉपर्स की आंसर शीट के बारे में। तो भैया टॉपर की आंसर शीट आपके सामने रखी हुई है एंड जैसे मैंने जब इकोनॉमिक्स के लिए ऐसी वीडियो बनाई थी टॉपर्स की आंसर शीट वाली, तो आप लोगों ने बहुत सारा लव एंड सपोर्ट किया था उस पर एंड उस पर 1K व्यूज़ के ऊपर गया था। एंड मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी बहुत सारा आप सपोर्ट करें एंड अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए हैं CUET की भी, तो आपको हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आपको पूरा फ्री कंटेंट यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही है बच्चों की वो ये है कि भैया मेरे पास 3 बुक्स हैं। अब 3 बुक्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना तो इम्पॉसिबल है। क्या मुझे सैम्पल पेपर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अभी हम एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, वो इस वीडियो के पहले या तो बाद में रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते रहना है। तो यहाँ पर हम सब कुछ देते रहेंगे आपको। तो आज हम लोग इस टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसने क्या गलतियां करी है जो कि हमको नहीं करना है। यानी कि इसके भले फुल मार्क्स आए होंगे या फिर बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तब भी इसने बहुत सारी गलतियां इस शीट में की हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ताकि आपका जो अकाउंट्स का एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉपर है उसने पार्ट ए से स्टार्ट किया है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्ट ए से स्टार्ट करना है या पार्ट बी से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा पार्ट बी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि भाई मेरा पार्ट बी, जो कि 3 क्वेश्चंस उसमें आते हैं मुश्किल से, अभी आप लोग को भी इतने ही कुछ आएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है पार्ट बी के, जल्दी खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो है आप आराम से पहले पार्ट बी खत्म करके पार्ट ए पर फोकस कर सकते हो। तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए था। बट बहुत सारे बच्चों को क्या चाहिए होता है, नहीं हम पार्ट ए पहले करेंगे क्योंकि हमें वो ज़्यादा इजी लगता है। पहले हम वो एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, बस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि टाइम पर पेपर कंप्लीट हो जाए। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आ जाता है यहाँ पे पार्ट ए पे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसने आंसर 1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर देखो आंसर 1 इसने लिखा हुआ है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर देखो AS2 लिखा हुआ है। ऐसे करके कहीं इसने ANS यूज़ किया है, कहीं इसने सिर्फ AS यूज़ किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा कि भाई ऐसे नहीं करो, प्रेजेंटेशन है अच्छे से करो। तो तुम लोग को मैं ये बोलूँगा ये चीज़ मत करना। भले इसके मार्क्स नहीं कटे हैं, मैं मानता हूँ, बट तुम्हारे कट सकते हैं क्योंकि तुम्हारा जो चेकर है वो दूसरा है, उसका दिमाग ख़राब हो सकता है। तुम्हारे पहले किसी ने बहुत गंदा पेपर किया और फिर तुम्हारा पेपर उसके सामने आए, तो तुमको अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। साथ ही साथ अगर आप देखते हो, लेट कैपिटल बॉट बाय फराद बी एक्स। अब यहाँ पर एक्स की बात की गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसने देखो ज़रा ध्यान से, x इक्वल्स टू 1/5 64,000 प्लस 46,000 प्लस। अब ये क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक कॉकरोच टाइप का इसने x बनाया हुआ है, मतलब इसको अपनी x से थोड़ा परेशानी रही होगी इसलिए इसने ऐसा किया है। बट आपको नहीं करना है, आपको बहुत थोड़ी सी अच्छी हैंड राइटिंग लिखना है। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि भाई भले ही अकाउंट्स का एग्जाम है, भले ही प्रैक्टिकल एग्जाम है, पर भाई एटलीस्ट हैंड राइटिंग। और हैंड राइटिंग में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से स्टेटमेंट लिखो, मैं सिर्फ तुमको इतना बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इसको बहुत अच्छे से लिखो। 1 को अच्छे से 1 बनाओ, 2 को अच्छे से बनाओ, 3 को अच्छे से बनाओ, 5 को ऐसा मत बनाओ कि ये 3 लगे। कुछ लोग पता नहीं ऐसा कुछ 5 बना देते हैं। तो मतलब नंबर्स को बस अच्छे से बना दो, दैट्स ऑल इन अकाउंट्स, समझ में आना चाहिए। देन सेकंड चीज़ हो जाती है, अब जैसे कि इसने यहाँ पर आंसर लिखा है 27,500 27,500 इसका आंसर आया। उसके बाद इसने ऑप्शन लिखा है और अगर आप नीचे देखते हो तो इसने डी पहले लिखा है, फिर एंट्रेंस फीस लिखा आंसर। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि इसने एक फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है, इसने बस जो मन में आया जल्दी जल्दी कर दिया है। तो उसकी किस्मत अच्छी रही कि एग्जामिनर ने इतने अच्छे से नहीं देखा, चेकर ने अच्छे से नहीं देखा और इसने इसको नंबर दे दिए। वैसे तो नंबर मिल जाते हैं, बट दिमाग खराब भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो कहीं पर नंबर देने चाहिए तो वो नहीं देते। अब जो थर्ड गलती मुझे इसकी लगती है वो ये है, जो कि मुझे यहाँ दिख रही है। अब इसके आंसर नंबर 4 है, इसमें इसने क्या किया है, GS इक्वल्स टू NS माइनस OS किया है। भाई क्या है ये? अब तुम लोग बोले भैया मुझे पता है ये गेनिंग शेयर है, न्यू शेयर है, माइनस ओल्ड शेयर है, पर भैया कभी भी आप अकाउंट्स के एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको सबसे पहली बात तो फुल लिखना है। आप कभी भी P&L अकाउंट को ऐसे नहीं लिख सकते हो, जो कि इसने आगे किया भी है। P&L अकाउंट को ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना पड़ेगा ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है।
इससे आपके और ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है और प्रेजेंटेशन के नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। देन यहाँ पर भी सेम इसने गलतियाँ की हुई हैं पर उसको नज़रअंदाज किया गया है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ जा रहा है। फिर इसकी राइटिंग आप देखो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। फिर अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो इसने आप देखो प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा, उसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं डाला है, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, शायद उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा पर कोई नहीं क्योंकि पुराना पेपर है। देन रिजर्व कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, चलो भाई आराम चलो। रिजर्व कैपिटल, तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और शेयर्स की थ्योरी की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है वो, उस पर सारी थ्योरी कवर्ड है। देन यहाँ पर भी सेम चीज़, अब पहले तुम GS/NS लिख रहे हो, ऊपर तुम OR/NR लिख रहे हो, भाई क्या है ये, तो ऐसे करके आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो इसने थोड़ा सा गलती की है। अब अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि मुझे लगी थी। अब जैसे कि क्या होता है, हमेशा आप जो वर्किंग नोट होता है, आप किसी भी TS ग्रेवाल का क्वेश्चन खोल के देख लीजिए, आप किसी बुक को रेफर कीजिए, वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में बनाया जाता है। तो अगर आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो जर्नल एंट्रीज आप पहले करोगे और उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाओगे, यानी कि जर्नल एंट्रीज फर्स्ट में होगी देन वर्किंग नोट आएगा। बट यहाँ पर इसने पहले ही देखो यहाँ पर ये इतने सारी खिचड़ी पका दी है, दैट इज़ वर्किंग नोट की, और उसके बाद फिर इसने इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की है जो कि मुझे सही नहीं लगा। भले इसको नंबर मिल गए हैं बट आई डोंट फील सो ये सही है। आपको पहले जर्नल एंट्रीज करना, उसके बाद लास्ट में वर्किंग नोट करना है। इवन आपका एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है जिसके जर्नल एंट्री सिर्फ एक ही होती है, आप पहले जर्नल एंट्री के लिए 2 लाइन छोड़ दो क्योंकि बिना वर्किंग नोट के तो हो नहीं सकता। फिर आप वर्किंग नोट डालो और फिर वर्किंग नोट में लिखोगे स्टेटमेंट फॉर शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड देन हाँ ऐसे होता है, उसका फिर आप पूरा बनाओ, उसके बाद फिर आगे जो 2 लाइन छोड़ी थी उस पर आप जनरल एंट्री कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। अब एक और गलती मैं इसकी बताता हूँ, इसने यहाँ पर लेजर फोलियो नहीं बनाया, बहुत बड़ी एरर, फॉर्मेट का नंबर होता है और यहाँ पर नहीं बनाया गया। देखो यहाँ पर डायरेक्टली इसने इन द बुक्स पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, तो मुझे नहीं पता कि इसको टॉपर कैसे घोषित किया गया है, बट आई डोंट नो, बट देखो इसने लेजर फोलियो बनाई नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और मुकेश, अब देखो जिसकी यहाँ पर इसने जनरल एंट्री में नाम लिखे डेबिट क्रेडिट किया, इसका एक लाइन नहीं छोड़ी। हमेशा आप इतना लिख करके एक लाइन छोड़ते हो, उसके बाद फिर आप बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स का नरेशन लिखते हो। अच्छा भैया मुझे तो ऑलरेडी प्री वो मिलेगा, मतलब ये ना पहले से ही बना मिलेगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पहले से बना मिलेगा, आपको उसमें एंट्री करना है। तो अभी मैं एक और आंसर शीट यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे उसको करना है, तो आपको वीडियो ध्यान से 1.5x की स्पीड पे देखना है। देन आ जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी इसने वही चीज़ की है, ठीक है। अब नाउ यहाँ तो ये NPO का क्वेश्चन है, जो कि तुम लोग को NPO तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो NPO नहीं आ रहा तो तुम लोग तो खुश हो जाओ भाई, मतलब क्या ही दिक्कत है, NPO नहीं आ रहा है। तो NPO तो तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है, पर बहुत ही अच्छा था, मैं तुमको सच बताता हूँ, बहुत ही अच्छा था। ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता ही आता था, अभी आगे तुम लोग देखोगे, ये देखो आ चुका है, वो तो आता ही था। अब जैसे कि देखो मैंने सेम चीज़ बताई थी, P&L अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि ये जो है इसने डायरेक्टली ऐसे ये बना दिया है अजीब सा साइन, मुझे रुपीज़ तो नहीं लग रहा है, मतलब रुपीज़ कुछ ऐसा कुछ बनता है, बट इसने तो पता नहीं क्या ही किया है। तो तुमको रुपीज़ भाई ऐसे लिखना है, ठीक है। और अगर तुम डेबिट लिख रहे हो तो डोंट राइट डेबिट लाइक दिस, ऑलवेज लाइक डेबिट को ऐसे लिखो, डेबिट फुल फॉर्म यूज़ करो, क्रेडिट फुल फॉर्म यूज़ करो। उसके बाद फिर अगर आप P&L अकाउंट लिख रहे हो तो P प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखो, ठीक है, मैं आधा लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखोगे, लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि जितने भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन में तो नहीं चलता पर प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हो गया, और एक और होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ये सब फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, और फॉर द ईयर एंडेड 2023, ठीक है, मतलब जो भी ईयर दिया उसके हिसाब से बनता है। बट अगर बैलेंस शीट को अगर तुम देखोगे तो बैलेंस शीट कब बनती है, हमेशा डेट पे बनती है। तो जब भी बैलेंस शीट लिखोगे तो पहले तो पूरा बैलेंस शीट लिखोगे, बैलेंस शीट एज एट पूरी डेट लिखोगे, 31 मार्च 2019 जो भी हो पूरा लिखोगे, और मार्च को भी पूरा लिखोगे, ठीक है, CH पूरा कर लिखोगे ऐसे करके। तो तुमको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, एज एट और एंडेड का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट बस में यूज़ करते हैं, बाकी सब में ईयर एंडेड ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ओके, क्योंकि बैलेंस शीट एक डेट पे बनाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे।
इसके अलावा तुम कट कर सकते हो। एक चीज़ अच्छी लगी, इसका आंसर गलत होता है, इसने कट कर दिया लेकिन सिर्फ 2 लाइन काट के कट किया, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 कट किया है, नहीं नहीं भाई 2 लाइन काट के कट किया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप 1 लाइन से कट कर सकते हो और उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको एक और टॉपर की आंसर शीट दिखाऊंगा, उसने भी ऐसे ही कट किया है। देन और कुछ गलतियाँ, अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आई, फॉर द ईयर की फॉर, मतलब बहुत गंदी राइटिंग है, छी, ठीक है, डन हो चुका है। एंड इसके आगे भी इसने जनरल एंट्रीज की हैं, तो वो तो हमको इतना कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है एंड ऐसे करके इसने जो है पूरा का पूरा पेपर किया है। अब एक बार जल्दी से इसका कैश फ्लो मैं देखना चाहता हूँ कि कैश फ्लो इसने कैसे सॉल्व किया है, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा है। ये सब इसकी जनरल एंट्रीज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, ये तुम लोग को थोड़ा सा खटकेगा कि शेयर्स की इतनी सारी एंट्रीज करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है, शेयर्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आने वाला है, तो रीइशू, 4 फीचर, जितना भी तुम सोच सकते हो सब उसमें आएगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा शेयर्स का, तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर रहें। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर पता नहीं ये क्या गीता, रीता, सीता, मतलब जो भी था अच्छे से लिखा ही नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं। बाकी इसने किया सही है, ये मैं बोलूँगा इसने सही किया है, इसकी बस यही आदत है कि इसने न्यूमेरिकल सारे सही सॉल्व किए, इसलिए इसको नंबर मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर पहले के टाइम पे थ्योरी आती थी, तुम लोग को तो MCQs आएंगे, तो तुम लोग कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को असर्शन रीजंस भी आएंगे, तो उसकी भी तुमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और हाँ, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे यहाँ दिख रही है, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज़ वो जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी 3rd बुक का, उसको अच्छे से कर लें, जितने भी हेड्स और सब हेड्स है उसको याद कर लें। टर्नओवर रेशियो, इसको क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार बता देता हूँ। ये टर्नओवर रेशियो वाला जो, मतलब सॉरी, जो आपका अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं उसके क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी आपको रहता है तो आप सबसे पहले गिवन लिख सकते हो, इससे आपको ही फायदा होता है कि आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपको जो भी टर्म्स दिए हों आप उसको लिख सकते हो कि ये 20,000 रुपये दिया है, ये 30,000 रुपीज़ दिया है, ठीक है, ऐसे करके पहले गिवन लिख सकते हो। देन आपको लिखना है फॉर्मूला, ठीक है, आपको लिखना है फॉर्मूला। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे नेट क्रेडिट रेवेन्यू उसको निकालना था, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसने ऑपरेशन को पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे निकालोगे इसको, यहाँ पर आप 1 इक्वेशन टाइप की डाल दोगे, ठीक है, और फिर आप नीचे डालोगे, इसी के नीचे जैसे कि इसने ये किया है इसकी जगह आप डालो वर्किंग नोट और 1, और फिर आप ये जो इसने किया है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मिटाने का कहाँ है, हाँ ठीक है, ये तो मिट भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब आप इसको कर सकते हो। तो पहले वर्किंग नोट 1 डालो, उसके बाद करो, तो वर्किंग नोट 1 डाला अपन ने और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, अब आप ये चीज़ कर सकते हो। फिर यहाँ जो आंसर आएगा ऑफकोर्स ही बात है वो आपका यही होगा, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला अगर निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें 2 डाल दो और फिर इसी के नीचे वर्किंग नोट नंबर 2 डाल करके वो निकाल दो, तो ये बहुत ही क्लीन मेथड हो जाता है कि हाँ भाई मैंने ऐसे किया है, इससे आप इस पर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी उसने मतलब इतने अच्छे सॉल्व किया था ना, इस बंदे ने तो कुछ नहीं किया है, इसने तो बहुत जल्दी पेपर किया है, ठीक है, टाइम का ध्यान रखा है और टॉपर भी बन गया, क्या चाहिए इसको। कंपैरेटिव तुम लोग को आ नहीं रहा है, ये तुम लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपैरेटिव तुमको नहीं आ रहा है, वरना फ्री के 3 नंबर तुमको मिलते, पर कोई बात नहीं। अब आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो इसने बहुत अच्छे से किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है, और यहाँ पर इसने 2 कॉलम बनाए हुए हैं और क्योंकि इसका स्पेस नहीं था तो उसने यहाँ से स्टार्टिंग की है, पर उससे कोई भी इशू नहीं है, इतना भी तुमको साफ शुद्ध नहीं बनना है। इसने सही किया है, इसने बहुत अच्छे से किया है, इसने सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने 2 कॉलम बनाए हैं और इसने जैसे कि 2.5 लाख रुपए यहाँ लिखा है, ठीक है, अब इसने कुछ भी प्लस नहीं किया है, तो अब जैसे कि इसने, हाँ इसने एक गलती करी है, फॉर एग्जाम्पल नहीं इसने गलती नहीं करी है, इसको गलती कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, तो चलो थोड़ा बता देता हूँ पहले मैं क्या गलती बोल रहा हूँ। जैसे कि इसने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अब इसने अंदर ही प्लस कर दिया है, फिर उसको वहाँ पर लिखा है, चलो ये चीज़ ठीक है। फिर एडजस्टमेंट्स में इसने ये सब लिखा है, लेकिन फिर जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया, अब देखो इसको यहाँ पर ना इतने पे एक लाइन खींच देना था, देखो ये लाइन मैं काट नहीं रहा हूँ इसको, ये जो 17,000 लिखा है ना इसके नीचे इसको एक पतली सी लाइन खींचना था। इसमें आता है कि हाँ ये आ गया, ये इसका साइज़ कम कर देता हूँ मैं, हाँ एक पतली सी लाइन खींचना था और फिर यहाँ पर इसको एक टोटल फिगर लिखना था उसके नीचे। तो जैसे आप एक लाइन खींचते हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इस जितनी भी ऊपर की फिगर है आपने इसको प्लस करके यहाँ पर एक अमाउंट लिखा हुआ है, जो भी अमाउंट आया हुआ मैं तो ये रैंडमली लिख रहा हूँ, और फिर इसके नीचे से फिर आप इसको जो है कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आप लाइन खींचते हो उसके ऊपर की चीज़ें सब ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको ये चीज़ यहाँ पे करना था। और लास्टली फिर इसको यहाँ पर भी जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है तो यहाँ पर एक लाइन खींचना था और फिर यहाँ पर ये जो है समझ में जाता कि इसके ऊपर की पूरी चीज़ें प्लस करके यहाँ पर 18,000 आंसर आया। तो ये सब छोटी मोटी मिस्टेक इसने की हैं और इसके कारण नंबर कट सकते हैं, इसके नहीं कटे आपके कट सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके इसने बाकी कैश फ्लो मुझे ठीक ठाक लगा और लास्ट में इसने अकाउंट बनाया तो देखो लाइन भी नहीं खींची है,
मतलब भाई लाइन तक नहीं खींची इसने, देख रहे हो, ये और सब पे इसको पूरे नंबर मिले हैं। पता नहीं ये बहुत खुशकिस्मत था कि इसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बट ठीक है। अब चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं एक सेकंड टॉपर की आंसर शीट जिसमें हैंडराइटिंग सब कुछ, अब तुम देखना ठीक है, उसको कंपेयर करना। चलो चलते हैं। मैंने जैसे ही इस आंसर शीट को देखा ना, मेरी आंखों से मतलब सितारे, मतलब आंसू आ गए मेरे लिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसी आंसर शीट हो सकती है। इतनी देर से मैं जो आंसर शीट देख रहा था, और अब इस आंसर शीट की राइटिंग देखो, बहुत ही ब्रिलियंट है। और अब यहाँ पर मैं 2 टॉपर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास एक बहुत सही जाएगा कि मुझे कैसे टॉपर्स में कंपैरिजन करके सही एनालिसिस मिल रहा है। तो यहाँ पर इसकी राइटिंग तो भाई बहुत सुंदर है। ये ज़रूर एक लड़की की ही टॉपर्स की आंसर शीट है, लड़की ने टॉप किया होगा। इतनी अच्छी राइटिंग लड़के नहीं लिख सकते, मतलब मुझे लड़कों पे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर पार्ट ए है से इसने स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही प्यारे ढंग से इसने लिखा है, मतलब देखते ही साथ ऐसा लग रहा है टॉपर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके से ही समझ जाता है बोर्ड का चेकर कि आप एक टॉपर हो कि आप एक ऐसे ही बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज और रीपे क्या लेगेसी फॉर, ठीक है इसने किया है। अब एक्चुअली क्या है, ये 2022 यानी कि पिछले साल की है। तो यहाँ पर टर्म 2 का ये है, तो टर्म 2 की शीट है ये, तो इसलिए आपको कम क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। फिर अब जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया है कि बहुत अच्छे से ओल्ड रेशियो सब कुछ किया है। तो फर्स्ट आंसर्स तो अपने सब देख लिए थे। अब देखो यहाँ पर तुम लोग के साथ जो चीज़ होगी वो ये है कि तुमको जर्नल एंट्री में फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा, तुमको ऑलरेडी फॉर्मेट मिलेंगे। उस पर भी अभी मैं चल के बताऊंगा। पर इसने देखो कितनी अच्छी चीज़ की है। इसने आंसर 3 सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे इसने गलती की है। आप आंसर 3 हमेशा जो नया क्वेश्चन होता है उसको हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो न्यू क्वेश्चन इक्वल्स टू न्यू पेज, तो नए पेज से स्टार्ट करना है भैया हमेशा न्यू क्वेश्चन। बट इसने नहीं किया था, कोई बात नहीं। पर लेकिन आप ध्यान से देखो, इसने वर्किंग नोट बनाया है। अब भैया आपने तो बोला था वर्किंग नोट पहले नहीं बनाना है, पहले जनरल एंट्री करना है। पर तुम ध्यान से देखो, ये इसने क्या लिखा है, आंसर ऑन पेज नंबर 17 बैक फॉर जर्नल एंट्रीज, यानी कि यहाँ पर पेज नंबर 17 पे इसने मेंशन कर दिया है कि मैंने जर्नल एंट्रीज की हैं। और यहाँ पर इसने उसका वर्किंग नोट बनाया। तो ये तुम कर सकते हो, वर्किंग नोट वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नोट तुम यहीं पे करोगे जैसे इसने किया, और फिर वहाँ पर जर्नल एंट्री शो कर सकते हो। तो बहुत अच्छा किया इसने, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आंसर 4 में क्रेडिटर्स अकाउंट है। अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरा लिखा हुआ है, एक भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं किया गया है। प्रॉपरली अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 2 लाइन है, बहुत अच्छी बात है। देन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा अकाउंट है वैसे एक बार देख लूँ। अच्छा ये शायद तुमको नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ ये एनपीओ का है तो तुमको नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैंने बता दिया। देन आंसर 5 पे चलते हैं। तो ये कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट, सेल्स, और यहाँ पर आई थिंक सो ये प्रॉफिट, अच्छा ठीक है ये प्रॉफिट निकालना था। आई थिंक सो डेथ का क्वेश्चन है, ये सेल्स मेथड वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जितना मुझे ऐसा देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये सेल्स मेथड वाला ही क्वेश्चन है, और इससे इसने निकाला। देखो कितनी प्यारी तरीके से सॉल्व करके इसने आंसर निकाल दिया है। अब अगर इसकी कुछ शायद जर्नल एंट्री थी, अच्छा देखो इसकी ज़्यादा जनरल एंट्री बड़ी नहीं होती है अगर आप ध्यान से देखोगे डेथ के क्वेश्चन की। बट हाँ इसने जनरल एंट्री यहाँ पर मार्क अच्छे से किया हुआ है कि हाँ मेरी जनरल एंट्री पेज नंबर 18 पे है। एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। तो डेथ के जो 2 है ना, एक टाइम बेस्ड मेथड, एक सेल्स बेस्ड मेथड है, ये आपको आएगा ही आएगा। प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, अभी बता देता हूँ, ठीक है। देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आ सकता है, और इसकी भी जनरल एंट्रीज जितनी भी थी परचेज कंसिडरेशन वाली, इसने पूरी की पूरी यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि ये पेज नंबर 19 पर है। फिर इसको याद आया होगा कि नहीं भाई मुझे नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो देखो इसने यहाँ पर पूरा का पूरा गैप छोड़ दिया है और अब ये नए पेज पे चली गई है, दैट इज आंसर नंबर 7। अब देखो आंसर नंबर 7 को इसने पूरे, अब देखो एक नए पेज से स्टार्ट कर रही है ना, तो ये भूल गई थी वहाँ पे कि मुझे नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और यहाँ पर इसने एनपीओ का क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है, पर तुमको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास आ नहीं रहा है। देन आंसर नंबर 8 पे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री थी, तो इसने डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब क्योंकि एक ही लाइन थी वहाँ पे, तो इसने वहाँ पर एक लाइन खींची और फिर आगे यहीं से स्टार्ट कर दिया। ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। आंसर नंबर 9 भी पेज नंबर 22 पर है, बहुत सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग उसको कर सकते हो। देन पूरा का पूरा कंपैरेटिव का गलत हो गया था, इतना बनाने के बावजूद। सोचो टॉपर का भी गलत होता है, उसने गलत कर दिया तो एक लाइन बस खींची है। इस लड़की को पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता था। देन नेक्स्ट चलते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इसमें कॉमन साइज का मार्क किया है, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा तुम लोग को तो ये आ ही नहीं रहा है तो फिर क्यों ही करूँ, ठीक है कोई बात नहीं।
अब आते हैं कैश फ्लो पे। अब देखो कैश फ्लो के इसने डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ किया है, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसने सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं, यानी कि जितना भी है प्रोविजन फॉर टैक्स वो यहाँ पर लिखा है। फिर अगर वो उस पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसको पहले ही डायरेक्टली यहाँ कर दिया। अच्छा, इसने क्या किया है कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स सब कुछ इंक्लूड होता है, उसके लिए अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाया है। आप अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो, जिसमें सबसे पहला अपन सरप्लस दैट इज प्रॉफिट जो भी होता है उसको करके प्रोविजन फॉर टैक्स सब कुछ प्लस करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स निकाल सकते हो। यानी कि आप अलग से ये जो चीज़ है ये आप अलग से कर सकते हो उस पर। देन इसने नॉन कैश आइटम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, अच्छे से इंक्लूड किया। अब क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं था तो उसने कर दिया। आप दोनों फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले वाले टॉपर में बताया, इसमें बताया, ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हर चीज़ अच्छे से की। अब देखो जैसे कि यहाँ पर इसने सब कुछ ऐड कर लिया था, तो देखो इसने मैंने जो बताया अभी कि लाइन खींचना है, इसने एक लाइन यहाँ पे खींची है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़। बिल्कुल सही ढंग से किया जाता है। रोज नामचा इज कॉल्ड एज जर्नल, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, रोज नामचा। वाओ, आज नई चीज़ पता चली है। और यहाँ पर देखो इन लोगों ने भी पूरा का पूरा सब कुछ पहले से बना के दे दिया है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन डेटर्स आपका जाता है, देखो पूरी की पूरी डेट इसने अच्छे से डाली है। अब क्योंकि ईयर एक ही लग रहा था तो शुरू में ईयर डाल दिया, देन मार्च पूरा लिखा है, मार्च 31 पूरा लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेटर्स टू डेबिट 5000 5000 टू रिवैल्यूएशन और पूरा नरेशन छोटा छोटा लिखा है क्योंकि बॉक्सेस बने थे पहले से, तो बॉक्सेस इसने किए हैं। आई थिंक सो बॉक्सेस नहीं बने होते हैं, आई फील सो ये वाली लाइन नहीं बनी होगी शायद, हाँ नहीं बनी होती है। आपको ये लाइन जो है खुद से खींच सकते हो, और अगर बनी हो तो फिर इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि एक सा लग रहा है, वो फोटो कॉपी है। देन आपको सब कुछ यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से किया है। अब सिर्फ एक ही एंट्री थी, ये वही वाला क्वेश्चन है आपका PNL, आपका डेथ का सेल्स बेसिस वाला ये जो क्वेश्चन है, और इसने एक ही जनरल एंट्री थी तो इसमें कर दिया। फिर आगे गए तो आंसर 6 में इसने अलग से फिर 2 जनरल एंट्री करी हैं, बहुत सही, परचेज कंसिडरेशन वाली, और इसके बाद फिर लास्ट में इसने सारी डिबेंचर वाली एंट्री, नहीं ये डिसोल्यूशन वाली एंट्री है और फिर डिबेंचर वाली एंट्री। सो फाइनली यहाँ पर हमारी वीडियो जो है एंड हो जाती है, और यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे करना है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करना है, आपको MCQs हैं जो भी हैं, हर चीज़ मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व आउट करा दी है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।